हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम द एज ऑफ रोमांटिसिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे घटना चक्र का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 2024 का, उससे मैंने लिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयर ऑफ पमीला इन सैमुअल रिचर्डसन्स पमीला। तो जो सैमुअल रिचर्डसन है उनका जो ये वर्क है पेमीला, इसमें एम्प्लॉयर कौन है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन जॉन बेलफोर्ड, मिस्टर बी, कॉलोनल जैक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन आप नोट करते जाइए और जितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो देखिए आप कितना इसमें कर पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी इज एन एम्प्लॉयर ऑफ पमीला इन सैमुअल रिचर्डसन्स पेमीला, और पेमीला इज एन एपिस्टोलरी नोवेल। एपिस्टोलरी नोवेल कौन सी होती है? जो लेटर फॉर्म में लिखी होती है, हम किसी को लेटर जैसे सेंड करते हैं उस टाइप की नोवेल होती है। रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन एंड पब्लिश्ड इन 1740। His notable epistolary novel is Pamela, Clarissa, or the History of Sir Charles Grandison. Next, his fall was destined to a barren stand, a pretty fortress, and a dubious hand. He left the name at which the world grew play to point a moral or adorn a tale. In the above verse, the word fall suggest which one of the following persons. So ये जो लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं कौन से पर्सन को इसमें सजेस्ट करती हैं? चार्ल्स 12, जॉर्ज 5, एडवर्ड 2 एंड मोर देन अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, चार्ल्स 12। चार्ल्स 12। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं यहाँ पे। द स्पीकर आस्क रिटोरिकल क्वेश्चन एंड सजेस्ट टू चार्ल्स द अबव मेंशन्ड लाइन्स अपीयर इन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इन द स्टैंजा 16। तो इस वाले वर्क से ये लाइन ली गई हैं स्टैंजा नंबर 16 से, और इट इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन एंड पब्लिश्ड इन 1749। तो ये इसके जो राइटर हैं और ये 1749 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइन एंड ब्यूटीफुल। तो इन सब में से हमें ऑथर बताना है। ऑथर ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइन एंड ब्यूटीफुल। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडमंड बर्के, मोर देन अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, एडमंड बर्के। Then explanation, Edmund Burke is the author of Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. He was a philosopher and member of the Parliament in the House of the Commons of Great Britain. Next question 4. विलियम ब्लेक्स अ पॉइजन ट्री। तो विलियम ब्लेक का लिखा हुआ वर्क है ये, अ पॉइजन ट्री, सजेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द अंडरलाइंग आइडिया। तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा आइडिया इसमें सजेस्ट करता है। बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेड इमोशन, बी बोथ द डिवाइन एंड हिज इसेंस इन द एब्सोल्यूट, सी बोथ द फादर एंड द सन, एंड डी मोर देन वन, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेड इमोशन। और इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, विलियम ब्लेक्स अ पॉइजन ट्री सजेस्ट टू बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेस्ड इमोशंस। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1794। द पोम सजेस्ट दैट acting and anger reduce the need for vengeance
एंड हिज नोटेबल वर्क्स, उनके जो नोटेबल कुछ वर्क्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, William Hazlitt's essay on the pleasure of painting, which painter's wrinkles are described as being broken and irregular? तो ऑप्शंस आर Rembrandt, then B Pablo Picasso, C Vincent van Gogh and D Leonardo da Vinci। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए रैम्ब्रेंट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख सकते हैं आप इसकी, रैम्ब्रेंट। नाउ इसके एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, विद whom did William Wordsworth try to partner with for penning the poem The Prelude? तो किसके साथ वर्ड्सवर्थ ने ट्राई किया टू बी अ पार्टनर विद फॉर पेनिंग द पोम, इसको प्रेल्यूड को लिखने के लिए उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की? तो जॉन मिल्टन, सैमुअल टेलर कोलरिज और जॉन कीट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी सैमुअल टेलर कोलरिज। पहले आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसका तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। The Prelude or Growth of a Poet's Mind is an autobiographical poem in blank verse by the English poet William Wordsworth. The Prelude is an extremely personal work and reveals many details of his life. He began the Prelude in 1798, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। He never gave it a title, और मैंने कहीं किसी बुक में 1799 भी पढ़ा है यहाँ, तो इसको आप ज़रा क्लियर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि 1798 है या 1799 है। ही नेवर गेव इट अ टाइटल बट कॉल्ड इट पोम टू कोलरिज। तो वर्ड्सवर्थ का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने कभी भी इसको टाइटल नहीं दिया, उन्होंने इसको सिर्फ पोम टू कोलरिज कह के इसको जो मतलब एड्रेस किया था। और इन हिज लेटर्स टू हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जब उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को लेटर लिखा था तो उन्होंने अपनी इस वर्क को पोम टू कोलरिज बोला था। The poem was unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's death। तो उनकी जो डेथ हुई थी 1850 में हुई थी और उनकी डेथ के 3 महीने बाद इसको पब्लिश करवाया गया था। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का डेट एंड डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है। Now question number 7, in Charles Lamb's blindness poem the poet says he met a girl with what kind of handicap in the stagecoach। तो देखिए चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ वर्क है ये ब्लाइंडनेस पोम, और इसमें पोइट कहते हैं कि वो एक लड़की से मिले तो उसमें बताना है कि किस टाइप की हैंडीकैप वो थी। तो विजुअल इम्पेयरमेंट, हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ म्यूट और लेम गर्ल। तो करेक्ट आंसर विल बी ए विजुअल इम्पेयरमेंट। तो थोड़ा सा उसको आई साइट की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ये शेक्सपियर के ऊपर किसने लिखा है? तो ये चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन जेन्स ऑस्टेन्स एम्मा नोवेल हु एडवाइसेस एम्मा अगेंस्ट हर न्यू फाउंड इंटरेस्ट ऑफ मैच मेकिंग। तो यहाँ पे जो जेन ऑस्टिन का वर्क है एम्मा, उसमें ये एक नोवेल है। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं। तो यहाँ पे एम्मा को कौन एडवाइस करता है? अगेंस्ट हर न्यू फाउंड इंटरेस्ट। तो उसका जो न्यू इंटरेस्ट बना है मैच मेकिंग में, उसके अगेंस्ट उसको कौन एडवाइज करता है? तो मिस्टर किंग्सली, मिस्टर नाइटली, मिस्टर वेस्टर्न और नन ऑफ दी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मिस्टर नाइटली।
तो मिस्टर नाइटली इज अ प्रिंसिपल कैरेक्टर डिपिक्टेड बाय जेन ऑस्टेन इन हर नोवेल एम्मा पब्लिश्ड इन 1816. ही इज अ लैंड ओनर एंड जेंटलमैन फार्मर, though having little spare money, a lifetime friend of Emma's, though nearly 17 years older than she. He enjoys correcting her Jane Austen. ये सारा आप खुद से पढ़ लेना, यहाँ एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. In Charles Dickens' David Copperfield novel, who does Copperfield's mother marry? तो जो चार्ल्स डिकेंस की जो नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, इसमें कॉपरफील्ड की जो मदर है वो मैरी करती है मिस्टर किंग्सली, मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन, मिस्टर नाइटली एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन. यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका. देन क्वेश्चन नंबर 10. जॉन कीट्स की जो यहाँ पे पोम है टू स्लीप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो यही है कि जो टू स्लीप जो पोम है किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने. व्हाट एनिमल डज द पोएट कंपेयर द एक्ट ऑफ बुरोइंग टू? सो विक्सन, porcupine, mole or rabbit. So correct answer will be C here, mole. और टू स्लीप करके एक पोम जो है वो वर्ड्सवर्थ ने भी लिखी हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन हमें लर्न करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है. नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Endymion, John Keats' first long poem, is divided into how many thousand line section? तो Endymion जो है जॉन कीट्स की फर्स्ट लॉन्ग पोएम है और इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी थाउजेंड लाइन सेक्शन. तो थाउजेंड लाइन के कितने सेक्शन इसमें डिवाइड किए गए हैं? 14, 4, 7 और 12. सो हेयर करेक्ट आंसर इज 4. नाउ question number 12. Which of these was William Hazlitt's first foray with literature, which gave him his first literary breakthrough? तो विलियम हैजलिट का यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से विलियम हैजलिट का कौन सा फर्स्ट फोरे विद लिटरेचर का फर्स्ट फोरे है जो विच गेव हिम हिज फर्स्ट लिटरेरी ब्रेक थ्रू, जिससे उन्हें जो उनका फर्स्ट लिटरेरी ब्रेक थ्रू मिला था. तो ऑप्शंस देख लीजिए आप यहाँ. तो करेक्ट आंसर है ए, श्रूसबरी क्रॉनिकल पब्लिश्ड हिज लेटर कंडेमनिंग द रियोट्स इन बर्मिंगम. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 13. What type of subject did P.B. Shelley's poetry extensively deal with? तो P.B. Shelley की जो पोइट्री थी वो कौन सा उसमें सब्जेक्ट यहाँ पे डील करता है? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश रोमांटिसिज्म. तो ये एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. In P.B. Shelley's Ozymandias poem, what does the word visage mean? तो P.B. Shelley की जो पोम है ओजीमेंडियस, इसमें पूछा गया है कि विसेज का क्या मतलब है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, काउंटिनेंस. क्वेश्चन नंबर 15. In P.B. Shelley's poem, what do the lifeless things say that mocked Ozymandias? Option will be hand. Question number 16. Who among these is Oliver Twist's second benefactor, who also happens to be his aunt in Charles Dickens novel Oliver Twist? तो इनमें से पूछा गया है ओलिवर ट्विस्ट की सेकंड बेनिफैक्टर कौन थी, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी हिज आंट, जो उसकी आंट भी हुआ करती थी, यानी कि उनकी जो आंट थी वो उनकी सेकंड बेनिफैक्टर थी इन चार्ल्स डिकेंस नोवेल, जो कि चार्ल्स डिकेंस की नोवेल में क्या थी, ओलिवर ट्विस्ट.
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोज मेली। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि ओलिवर ट्विस्ट किसकी नोवेल है, तो ये चार्ल्स डिकेंस की नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस अ क्रिसमस कैरोल। तो चार्ल्स डिकेंस का जो अ क्रिसमस कैरोल जो वर्क है उसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टर है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मिसिज एमिली क्रैचिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स इज फ्रॉम द पोम। तो ये जो लाइन है कौन सी पोम से ली गई है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, डैफोडिल्स। और किसने लिखी है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इसको 1807 में पब्लिश कराया गया था, पोम इन 2 वॉल्यूम्स में। तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिस लाइन दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स इज फ्रॉम द पोम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इस वाली पोम से ली गई है ये। इसको डैफोडिल्स भी कहा जाता है। ये एक लिरिक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। 1804 में इसको लिखा गया था और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1807 में इन पोम्स इन 2 वॉल्यूम। जो उनका जो ये यहाँ पे वर्क है इसमें ये लिखी गई थी, कलेक्शन ऑफ पोम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 7 अप्रैल 1770 और डेट ऑफ डेथ इनकी है 23 अप्रैल 1850। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं हु विद सैमुअल टेलर कॉलेज हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पे लॉन्च किया है और किसकी हेल्प से, एस.टी. कॉलेज की हेल्प से। विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड 1798 के जो उनके लिरिकल बैलेड्स का पब्लिश हुआ था उस टाइम पे, तब से ही रोमांटिक एज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज अ पॉलिटिकल बैलेड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा, पोइट पी.बी. शैले। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, द मास्क ऑफ एनार्की। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल बैलेड है 19th सेंचुरी का। और यहाँ पे आप बिना चीटिंग करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो बैलेड है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, कहीं से देखना नहीं है, सीधे आपको आंसर करना है कि बैलेड कितने टाइप के होते हैं। What does 19th century English literature era poet William Wordsworth employ in his The Prelude poem to explore developing personality? तो इसमें 19th सेंचुरी जो इंग्लिश लिटरेचर एरा पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है, एम्प्लॉय इन हिज द प्रेल्यूड। तो इनका एक वर्क ये भी है द प्रेल्यूड, ये एक इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, शिफ्ट्स इन रिलेशनशिप्स बिटवीन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, विच पोम वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड इंटेंडेड टू बी एन इंट्रोडक्शन। तो इसमें ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड, ये इंट्रोडक्शन बनने वाला था कौन से वर्क का, द सोलिटरी रीपर, लंदन 1802, मैकबेथ और द रेक्लूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, द रेक्लूज। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है इसकी, द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम इन ब्लैंक वर्स। तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है बाय इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर फिलोसफिकल पोम द रेक्लूज। तो रेक्लूज का ये इंट्रोडक्शन बनने वाला था, विच वर्ड्सवर्थ
नेवर फिनिश्ड, जिसको वो कभी भी पूरा नहीं कर पाए, तो ये उनकी एक अनफिनिश्ड पोम मानी जाती है। द प्रेल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क एंड रिवील्स मैनी डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। जो पोम है प्रेल्यूड, ये वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी जो डिटेल्स है उसको रिवील करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, Which of these is William Wordsworth's autobiography that also set the tone for his The Recluse poem? तो इनमें से कौन सी जो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम है जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम है और जो किसके लिए टोन सेट करती है, उनकी रैक्लूज पोम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अगेन सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर, द प्रेल्यूड। और प्रेल्यूड के बारे में अगर देखें 1805 में ये जो कंप्लीट हुई थी और 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया था आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ्स डेथ। और इसको पब्लिश किसने कराया था, उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने, और उन्होंने ही इसको नाम दिया था। टाइटल जो दिया हुआ है प्रेल्यूड, ये उनकी वाइफ हचिंसन का दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, Which of these constitutes the fifth volume of William Wordsworth The Prelude poem? तो इसमें फिफ्थ वॉल्यूम उनकी बतानी है प्रेल्यूड पोम में कौन सी है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर, बुक्स। तो उनके जो इतने सारे पार्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं प्रेल्यूड के, उसमें फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, बुक्स। तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कितनी वॉल्यूम उन्होंने लिखी हैं, 14 बुक्स हैं टोटल। तो फर्स्ट हमारी है इंट्रोडक्शन, चाइल्ड एंड स्कूल टाइम के बारे में उन्होंने अपना बताया। इसमें अगेन स्कूल टाइम को कंटिन्यू किया गया है। सेकंड बुक में पॉइंट 3 जो है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, जब वो कैम्ब्रिज में रहते थे, रेसिडेंस उनका कैम्ब्रिज था तब बताया गया है। देन क्वेश्चन नंबर ये बुक नंबर 4 समर वैकेशन के बारे में है। क्वेश्चन ये बुक 5 बुक्स के बारे में है। बुक 6 कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। 7 रेसिडेंस इन लंदन। 8 रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। 9 रेसिडेंस इन फ्रांस एंड 10 रेसिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। Now book 11 residence in France concluded. Then book 12 में imagination and taste how impaired and restored. 13 में imagination and taste how impaired and restored concluded. यहाँ पे concluded हो गया ये। एंड क्वेश्चन ये बुक नंबर 14 में इनका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो अगर ये बुक के नेम भी हम यहाँ पे लर्न कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, who named William Wordsworth's autobiography The Prelude as we know it today, but had not yet been given a title until his death? तो उनकी डेथ तक भी उनको उनका जो ये वर्क है प्रेल्यूड उसको सेम टाइटल नहीं दिया गया था। तो ये किसने दिया है इसको, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। तो मैरी हचिंसन ने ये टाइटल दिया है। तो यहाँ पे एक बार इस फैक्ट को पढ़ लेते हैं। ये जो बिगिन हुआ था प्रेल्यूड 1798 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। उन्होंने इसको कभी भी कोई टाइटल नहीं दिया, बल्कि उसको पोम टू कोलरिज कह के उन्होंने इसको एड्रेस किया था। और अपनी बहन को जो उन्होंने डोरोथी वर्ड्सवर्थ को लेटर लिखा था उसमें। द पोम वाज अननोन टू द जनरल पब्लिक अंटिल द फाइनल वर्जन वाज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850। और इसका जो फाइनल वर्जन था वो उनकी डेथ के बाद में आया था 1850 में, उनकी डेथ के 3 महीने बाद। इट प्रेजेंट टाइटल वाज गिवन टू इट बाय हिज विडो मैरी हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस द पिकविक पेपर? तो इनमें से जो उनका जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का द पिकविक पेपर, उन इसमें से बताना है कौन सा कैरेक्टर इस वर्क में है। तो ऑप्शन सी नथानियल विंकल। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा इसका डिटेल, ये आप पढ़ लेना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच फेमस बुक बाय विलियम हैजलिट डू यू फाइंड हिज फेमस कोट मैन इज द ओनली एनिमल दैट लाफ्स एंड वीप्स?
तो विलियम हैजलिट का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें एक कोट दी गई है कि मैन एक अकेला ऐसा जानवर है जो हंसता भी है और रोता भी है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश कॉमिक राइटर्स। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 27, द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द टू अ बटरफ्लाई पोम बाय वर्ड्सवर्थ। तो देखिए यहाँ पे ये फैक्ट कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है कौन सी, टू अ बटरफ्लाई। बिगिंस विद अ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड प्लीजेंट, और ये इस वर्ड से ये स्टार्ट होती है, प्लीजेंट से, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड प्लीजेंट, प्लीजेंट का रिपीटेशन होता है यहाँ बार बार। व्हाट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस इज दिस कॉल्ड। तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस हमें इसमें बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पैलिलोलॉजी। तो पैलिलोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ देख लेते हैं। टू अ बटरफ्लाई इज अ लिरिक पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1802. It was first published in the collection of poems in the 2 volumes 1807. He wrote 2 poems addressing a butterfly. तो उसने यहाँ पे 2 पोम लिखी थी बटरफ्लाई को एड्रेस करते हुए, ऑफ विच दिस इज़ द फर्स्ट, और ये फर्स्ट नंबर की है इसमें, एंड बेस्ट नोन, और ज़्यादा जानी भी जाती है। इन द पोम ही रिकॉल्स हाउ ही एंड हिज सिस्टर डोरोथी वुड चेज बटरफ्लाइज एज चिल्ड्रन व्हेन दे वर लिविंग टुगेदर इन कोकरमाउथ। तो इसमें वो क्या बताते हैं कि जब वो कोकरमाउथ में रहते थे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, तो किस तरह से वो बटरफ्लाई का पीछा किया करते थे बहन भाई मिल करके। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोम, सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है टू अ बटरफ्लाई बिगिंस विद द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड प्लीजेंट, और सेकेंड जो स्टैंजा है उसमें रिपीटेशन होता है इस वर्ड का, प्लीजेंट का। एंड दिस इज कॉल्ड पैलिलोजी विच मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड फॉर एम्फेसिस। और पैलिलोजी का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पैलिलोजी का क्या मतलब है, तो पैलिलोजी होता है किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको ज़्यादा उस पर प्रभाव डालने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, in the second stanza of the butterfly poem by Wordsworth, what does the poet say? His sister was afraid of doing something to the butterfly as a child. तो जो सेकंड स्टैंजा बटरफ्लाई पोम का है उसमें वर्ड्सवर्थ क्या बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर थी वो डरती थी क्या करने से, डूइंग समथिंग टू द बटरफ्लाई एज अ चाइल्ड। तो बटरफ्लाई से कैसे डरती थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। ब्रश द डस्ट ऑफ इट्स विंग्स, उसके जो पंख थे बटरफ्लाई के उससे वो डस्ट को साफ करने में बहुत डरा करती थी। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, in the second stanza of the poem to a butterfly, the poet compares his childish self to that of a hunter. Like a very hunter, एक hunter की तरह वो क्या करते थे, he used to rush upon the prey, a metaphorical reference to the butterfly. तो जैसे एक हंटर होता है, शिकारी होता है, अपने शिकार की तरफ भागता है, उसको पकड़ता है, तो सेम हेयर वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, लाइक अ हंटर, वो बटरफ्लाई का पीछा करते थे, और उसको यहाँ पे बटरफ्लाई को उन्होंने प्रे बोला है। तो एक मेटाफोरिकल रेफरेंस दिया है यहाँ पे उन्होंने बटरफ्लाई को। हेयर ही सेज हिज सिस्टर फियर टू ब्रश द डस्ट ऑफ द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, और उनकी जो सिस्टर थी बटरफ्लाई के विंग से डस्ट को साफ करने में डरा करती थी। शी थॉट इट माइट हर्ट दैट लिटिल क्रिएचर, और उसको डर लगता था कि कहीं ये छोटी सी जो क्रिएचर है बटरफ्लाई उसको हर्ट ना पहुँचे किसी तरह का। तो वाइल हिज ब्रदर कैप्ट ऑन टीजिंग द बटरफ्लाई इंसेक्ट, और जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या करते थे, बटरफ्लाई को वो बहुत ज़्यादा टीज करते थे, परेशान करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, बाय लाइकिंग द क्विट वर्क ऑफ Frost to the quiet breathing of a baby, Coleridge in his poem Frost at Midnight resolved to. Option number D will be correct here. Infuse the qualities of nature in the child through education.
तो यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रोस्ट एट मिडनाइट पोम बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। तो सैमुअल टेलर कोलरिज की लिखी हुई पोम है ये, जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में। इन विंटर ऑफ 1798 कोलरिज कंपोज द 4 स्टैंजा पोम। ये 4 स्टैंजा पोम है। इन द प्रेजेंस ऑफ हिज स्लीपिंग इन्फेंट सन हार्टली। तो उनके बेटे का नाम है हार्टली, जो छोटा सा बच्चा है। तो जब वो सोया हुआ था तब उन्होंने ये पोम लिखी थी। द सोलिलोकी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ साइलेंट फ्रोस्टी नाइट एंड प्रोसीड्स थ्रू a meditation of on the relationship between the quiet work of frost and the quiet breathing of the sleeping baby at the poet's side, to conclude in a resolve that his child shall be brought up as a child of nature। तो यहाँ पे कैसे कंक्लूड किया गया है कि उनके बेटे को इस तरह से पाला गया है जैसे वो चाइल्ड ऑफ नेचर हो। सो दैट द सिंपैथीज द poet has come to detect may be reinforced throughout the child's in education। तो इसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। नाउ 30 क्वेश्चन। कोलरिज इज रेप्यूटेड टू हैव कंपोज्ड हिज पोम कुबला खान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो कोलरिज की जो पोम है कुबला खान, ये बताना है किसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ए, साइकेडेलिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31। in Robert Browning's The Pied Piper of Hamelin poem, what calamities does the poet say the townsfolk of Hamelin suffer from। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम है ये द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, और इसमें क्या कैलेमिटी को उन्होंने पोइट ने यहाँ पे दिखाया है। जो वहाँ के जो टाउन्स फोक थे हैमलिन के, वो सफ़र किस चीज़ से कर रहे थे, दैट इज वर्मिन इन्फेस्टेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मैनी स्टैंजा इज द 19th century English poet वर्ड्सवर्थ टू अ बटरफ्लाई पोम कंप्राइज्ड ऑफ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम है टू अ बटरफ्लाई, इसमें स्टैंजा बताने हैं कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो ये 2 स्टैंजा की पोम है टू अ बटरफ्लाई, और ये लिरिक पोम है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 2 स्टैंजा हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। कहाँ पे लिखी है, टाउन एंड ग्रेसमेयर में। कब लिखी है, 1802 में। पब्लिश कब की गई थी, 1807 में। कहाँ पे, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। तो इतने फैक्ट्स हमें लर्न करने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ दीज इज अ फेमस लिटरेरी वर्क बाय द विक्टोरियन एरा स्कॉलर चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब का यहाँ पे हमें वर्क बताना है, कौन सा है। द प्रेल्यूड, द बुक ऑफ स्नोप्स, द बुक ऑफ एक्सोडस और एसे ऑफ एलिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, एसे ऑफ एलिया। क्वेश्चन नंबर 34। इन द विक्टोरियन एरा स्कॉलर Charles Lamb's work Old China, who does the author share and endure a rough patch of life before things start looking up for them both। तो इसका देख लेते हैं जल्दी से आंसर। इसका आंसर होगा ए, ब्रिगेड द कजिन। नेक्स्ट इज एमा, द eponymous heroine of the namesake novel Emma by Jane Austen is portrayed as a misogynist, but as someone who will consider marriage only if she falls। तो ये जो एमा है ये बताना है यहाँ पे ये क्या है, एपोनिमस हीरोइन है ऑफ द नेमसेक। नेमसेक होता है एक जैसे नामों वाला, तो ये नेमसेक किसकी है, जेन ऑस्टिन की जो नोवेल है एमा उसकी, मतलब दोनों का सेम नेम है यहाँ पे। इज पोर्ट्रेड एज अ, और इसको कैसे पोर्ट्रेट किया गया है, एज अ मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट मतलब जो मैरिज से हेट करते हैं, बट एज समवन हु विल कंसिडर मैरिज ओनली इफ़ शी फॉल्स। तो वो कब यहाँ पे मैरिज करेगी, जब शी फॉल्स
वेरी मच इन लव, फ्रॉम डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बाय द वे साइड, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए, वेरी मच इन लव। तो आज की वीडियो में सिर्फ 35 क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।